नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्न के बारे में। बर्न एक बहुत ही पेनफुल और अनप्लीजेंट कंडीशन होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हाउसहोल्ड इंजरी जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पर फिर भी होती है। बर्न जनरली जो होता है वो या तो ड्राई हीट या फायर के कारण हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन या रेडिएशन के कारण बर्न हो सकते हैं। बर्न लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों में और ओल्ड एज में। इसलिए हमको कभी भी यदि बर्न होता है तो हमको क्विकली एक्ट करना है और हर बर्न के केस को बहुत सीरियसली लेना है। बर्न के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसमें आता है स्काल्ड बर्न। स्काल्ड बर्न हम कब बोलते हैं? जब वो वेट हीट के कारण होता है, मतलब किसी भी हॉट फ्लूइड या लिक्विड के कारण, जैसे गर्म पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, सूप है, कोई भी गर्म खाना है, कुकिंग ऑयल है, या स्टीम बहुत कॉमन कॉज होता है, स्टीम के कारण भी बर्न हो सकता है। जनरली ये 3 साल से कम एज के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा रीज़न हो सकता है ओपन फायर या हीट, जैसे माचिस की तीली है, या फिर लाइटर है, जलता हुआ दिया या मोमबत्ती है, या ओपन फायर है। विंटर में, ठंड के दिनों में हम फायर लगाते हैं या सिगड़ी जलाते हैं, वो एक कॉमन रीज़न हो सकता है। या फिर फायर क्रैकर्स, फेस्टिवल टाइम में हम क्रैकर्स जलाते हैं तो उसके कारण भी बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिक बर्न छोटे बच्चे जो टॉडलर्स और एडोलेसेंट रहते हैं, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होते हैं उसमें हाथ लगाते हैं, या फिर एक्सटेंशन कॉर्ड है, या फिर हाई टेंशन वायर्स जो होती है उनको यदि हाथ लगाते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। इनहेलेशन बर्न मतलब जो फायर रहती है उसका जो धुआं निकलता है, यदि वो हम इनहेल कर ले तो उसके कारण भी बर्न हो सकता है। सिमिलरली केमिकल के जो फ्यूम्स रहते हैं उसके कारण भी बर्न हो सकता है। और लास्ट आता है केमिकल बर्न। जनरली हमारे घर में जो क्लीनिंग केमिकल एजेंट्स रहते हैं, बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके साथ उनको हैंडल करते हैं और उसके कारण बर्न हो सकता है। बर्न जो है ये बहुत ज़रूरी हमको देखना है कि बर्न का मैनेजमेंट जब हम करते हैं तब हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसका डेप्थ और एक्सटेंट कितना है बर्न का, इसलिए हमने उसको क्लासिफाई किया है। सो फर्स्ट डिग्री बर्न हम उसको बोलते हैं जब हमारी स्किन का केवल ऊपरी लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? वहाँ पे रेडनेस रहेगा, पेन रहेगा, स्लाइट स्वेलिंग आ सकती है। सेकेंड डिग्री बर्न किसको बोलेंगे? जब स्किन की ऊपरी लेयर के साथ साथ उसके नीचे वाली भी लेयर इन्वॉल्व है और उसमें पेन इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ब्लिस्टर बन सकता है और स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है। फिर आता है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में आपको मेनली स्किन की सारी लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, साथ में स्किन के नीचे का टिश्यू भी इन्वॉल्व हो सकता है, और इसमें आपको व्हाइट या ब्लैक कलर की चार्ड स्किन मिल सकती है या पैचेस मिल सकते हैं। यदि आपका बहुत सी बारें देखते हैं कि जितना डीप बर्न होगा उतना सेंसेशन और पेन कम हो जाता है। फोर्थ डिग्री बर्न हम उसको बोलते हैं जब आपकी स्किन की सारी लेयर, उसके नीचे का टिश्यू के साथ साथ मसल और बोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब यदि अनफॉर्चुनेटली बर्न हो जाता है तो क्या करना है? बच्चों के केस में हमको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन रहती है वो बहुत थिन लेयर रहती है, इसलिए जो स्मॉल दिखने वाला बर्न है वो भी कई बार सीरियस साइड इफेक्ट या डैमेज कर सकता है। सेकेंडली, बच्चों का जो बॉडी सरफेस एरिया रहता है वो एडल्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा रहता है। सो इनके केस में हीट लॉस होने का और इंजुरी ज़्यादा होने का डर रहता है। यदि हम यदि देखते हैं कि किसी को बर्न हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको जो हीट सोर्स है वहाँ से बच्चे को हटा देना है। यदि ओपन फायर है तो उस केस में हम बच्चे को ग्राउंड पे लिटा देंगे और उसको रोल करेंगे फ्लोर के ऊपर। इसके बाद में सबसे जो बच्चे ने कपड़े पहने हैं या जो भी बर्न एरिया के आसपास ज्वेलरी है, छोटे बच्चे ने यदि कोई नैपी पहनी है तो हम उसको हटा देंगे। यदि कपड़ा बर्न एरिया से चिपक गया है तो हम उसको खींचेंगे नहीं, उसको साइड से काट देंगे। कपड़ा हटाना बहुत ज़रूरी है और ये हमको फर्स्ट स्टेज में ही करना है। जैसे हमने बच्चे को हीट सोर्स से हटाया, सबसे पहले कपड़े, ज्वेलरी और भी जो धागे बंधे हैं या कुछ भी है बच्चे के शरीर पे, उसको हटा देना है, काट देना है। उसके बाद में हम उसको रनिंग टैप वाटर के नीचे रखेंगे 20 मिनट तक। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट तक हमको रनिंग टैप वाटर के नीचे रखना ही है। इससे पेन कम होता है, बर्निंग कम होगा और स्कारिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। 20 मिनट तक पानी के नीचे रखने के बाद में हम उसको बाहर निकाल के पैड ड्राई करेंगे, हल्के हाथों से थपथपाते हुए उसको ड्राई करेंगे
और यदि ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री बर्न है तो उस केस में हम इसको स्टेराइल गॉज से कवर कर देंगे। यदि आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है, नियोमाइसिन, सुफ्रामाइसिन, तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास 0.5% सिल्वर नाइट्रेट है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको आपको लूजली कवर करना है, तो स्टेराइल गॉज यूज कर सकते हैं, कोई क्लीन शीट यूज कर सकते हैं, या बेस्ट है प्लास्टिक क्लीन शीट जो होती है उससे आप उसको कवर करिए लूजली। उसमें आपको केवल एक राउंड देना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। या फिर वो भी नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग में बच्चे का हाथ रखिए और जो बर्न एरिया है उसको एलिवेट करके रखिए। जितना आप उसको एलिवेट करेंगे उतना वहाँ पे स्वेलिंग कम आएगी और बाद में उसका हीलिंग और ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर को भी सेफ रहेगा। अब यदि यहाँ पे 3rd डिग्री या 4th डिग्री बर्न है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। फर्स्ट या 2nd डिग्री बर्न में आपने बच्चे को ठंडे पानी के नीचे बच्चे का हाथ रखा, उसको कवर कर लिया, यदि आपके पास एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है वो लगा लिया। उसके बाद में आप आपके डॉक्टर को कॉल करके उनकी सलाह से पेन किलर दे सकते हैं और बच्चे को वार्म रखना है आपको इस टाइम पे। तो आप ब्लैंकेट कवर कर सकते हैं जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ब्लैंकेट कवर या किसी भी शीट से कवर करते समय ये ध्यान रखना है बर्न एरिया पे वो रब नहीं होना चाहिए, वो घिसना नहीं चाहिए। एंड यदि बच्चा कंफर्टेबल है तो आपको उसको ओरल फ्लूइड्स या ORS देते रहना है ताकि उसका बॉडी में फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहे। बर्न में फ्लूइड लॉस बहुत होता है बॉडी से, इसलिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली उसको फ्लूइड देते रहें। यदि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अनरिस्पॉन्सिव है तो आपको CPR वहीं पे स्टार्ट करना है। अब हमको ये ध्यान रखना है क्या नहीं करना है। कई बार हम कुछ ज़्यादा करने के कोशिश में कुछ ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। आइस या आइस कोल्ड वाटर हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यदि कपड़ा बर्न एरिया से चिपका हुआ है तो उसको खींच के निकालना नहीं है। यदि ब्लिस्टर बन गए हैं तो उनको हमको प्रिक नहीं करना है, उनको फोड़ना नहीं है। तो कोई भी हमको ग्रीसी सब्सटेंस, कोई भी क्रीम, हर्बल कोई भी हर्ब्स या कोई भी केमिकल या टूथपेस्ट ये हमको उस पे लगाना नहीं है। बर्न एरिया में इंक भी नहीं लगाना है क्योंकि इंक लगाने से हम असेस नहीं कर पाते हैं कि बर्न कौन सी डिग्री का है, 3rd डिग्री, 4th डिग्री कौन सी डिग्री का है, फिर मैनेजमेंट में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। बर्न को जहाँ तक हो सके आप हाथों से टच ना करें क्योंकि बर्न बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। यदि आपको टच करना है तो स्टेराइल ग्लव्स के साथ ही टच करें। यदि बर्न बॉडी के अपर पार्ट ऑफ द बर्न बॉडी के ऊपरी हिस्से में है तो हमको पेशेंट को लिटाना नहीं है, उसको बिठा के रखना है। अब आता है कि किस सिचुएशन में या किस टाइम हमको डॉक्टर के पास जाना है इमीडिएटली। यदि 1st और 2nd डिग्री का सुपरफिशियल बर्न है तो हम उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं, पर फिर भी हमको ये ध्यान रखना है कि हर बर्न के केस को हमको डॉक्टर के पास जाके और उनकी सलाह लेनी है। यदि डॉक्टर बोलते हैं कि एंटीबायोटिक लेना है या टिटनस का इंजेक्शन की ज़रूरत है तो वो आपको डॉक्टर सलाह देंगे। पर कोई भी 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न है तो उसको इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल ले जाना है। एक रफली हम यदि ध्यान रखें तो कोई भी बर्न जो 3 इंच से ज़्यादा का है उसको, हर ऐसे बर्न को हमको डॉक्टर के पास ले जाना है। केमिकल या इलेक्ट्रिकल बर्न है तो डॉक्टर के पास ले जाना है। यदि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या उसने फ्यूम्स इनहेल करी है तो उस कंडीशन में हमको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। यदि कोई बहुत छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट वूमन है तो उस कंडीशन में हमको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। अब बर्न एक ऐसी कंडीशन है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं पर फिर भी वो उतनी ही फ्रिक्वेंसी से होती है। हमने देखा बर्न कैसे होता है, स्काल्ड बर्न मतलब गर्म पानी या कोई भी गर्म खाना है उनसे होता है। और तो इसलिए ज़रूरत है कि हम छोटे बच्चे जो है उनको किचन से बिल्कुल बाहर रखें, स्पेशली जब खाना बन रहा हो। खाना जो है फ्लोर पे बनाना अवॉइड करें। जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें जो आप बर्तन रखते हैं खाना बनाने के लिए, उनका हैंडल जो है वो अंदर की साइड होना चाहिए। बच्चे जनरली दौड़ के आते हैं और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें वो उनके ऊपर गिरने का डर रहता है। इसलिए यदि हैंडल वाला बर्तन है तो हैंडल अंदर की तरफ होना चाहिए और जो बर्तन है वो जो सबसे दूर बर्नर है आपके प्लेटफॉर्म पे उस पर होना चाहिए। स्काल्ड बर्न में जो एक और बहुत कॉमन कंडीशन होती है कि जब हम बच्चे को नहलाते हैं
तब गर्म पानी के कारण बच्चे को बर्न हो सकता है। इसलिए हम बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को नहलाने से पहले हम ये देख लें कि पानी करेक्ट टेम्परेचर पे है। सो आप पहले आपके हाथ से, आपके कोहनी से या आपके बैक ऑफ द पाम से आप टच करके ये इंश्योर करें कि पानी का टेम्परेचर बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट है। उसके बाद में ही बच्चे को आप बाथरूम में लेके आएँ और फिर नहलाएँ। बच्चे थोड़ा बड़ा होने के बाद में वो खुद भी नल खोल सकते हैं, तो वो भी आपको केयर लेनी है कि हॉट वाटर टैप जो है, क्योंकि आजकल हर घर में मिक्सचर लगा होता है, वाटर मिक्सचर, और उसमें एक में से हॉट वाटर आता है, एक में से कोल्ड वाटर आता है। सो वो ना ओपन करे, उसके लिए आपको कुछ चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स लगाने भी बहुत ज़रूरी है। नहाते समय बच्चे को जो पानी यूज़ करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो जस्ट ल्यूकवार्म या वार्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत टेंडर होती है। दूसरा, यदि आप बैठ के गर्म चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो ध्यान रखना है कि वो बच्चे की पहुंच से दूर है। यदि आप टेबल पे बैठे हैं तो टेबल के एज पे आप कोई भी गर्म कॉफ़ी या सूप या कुछ भी गर्म लिक्विड है वो ना रखें। आप जनरली डाइनिंग टेबल के ऊपर या किसी भी टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ अवॉइड करें, क्योंकि बच्चा आके वो खींचता है और यदि आपने उसके ऊपर कुछ गर्म लिक्विड रखा है तो वो उसके ऊपर गिर सकता है। सेकंड, बहुत कॉमन रीज़न होता है स्टीम। डॉक्टर जनरली सर्दी खांसी में स्टीम लेने की सलाह देते हैं, पर इसमें हमको बहुत केयर लेनी है कि स्टीम जब हम देते हैं तो वो आपके सुपरविजन में ही हो। उसके नीचे कोई ऐसा कपड़ा नहीं हो जिसको खींचने के कारण बच्चा के ऊपर वो पानी गिर सके। दूसरा, खुले बर्तन में स्टीम देना अवॉइड करना चाहिए और बच्चे को ढकना अवॉइड करना चाहिए। स्टीम देना है तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे वेपराइजर अवेलेबल है, आप उनसे दीजिए। ये ध्यान रखिए कि स्टीम बच्चे और वेपराइजर के बीच में कम से कम 1 फुट का डिस्टेंस हो, और बच्चे को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेते हैं, रूम को पैक करते हैं, तो उतना ही इफेक्ट मिलेगा। दूसरा हीट बर्न का रीज़न होता है ओपन फायर या फिर गर्म ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट से। जब हम प्रेस करते हैं, ये एक बहुत कॉमन रीज़न होता है कि हम प्रेस कर रहे हैं कपड़े को, हम कहीं छोड़ के चले गए, उतने में बच्चा आया, उसने उसको टच कर लिया। प्रेस करते समय ध्यान रखिए कि वो बच्चे की पहुंच से दूर हो। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो जो स्विच है उसको बंद करिए, प्लग निकाल के रखिए और फिर ही जाइए। और जनरली एक बार प्रेस गर्म होने के बाद में उसको 10 मिनट लगते हैं ठंडा होने में। आपका जब काम हो जाए तो आप उसको वेट टॉवल पे ठंडा करिए और उसका जो भी जगह है जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे रख के और फिर ही जाइए। तीसरा होता है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न के केसेस में आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट्स कवर रखने हैं। जो चीज़ आपके काम में नहीं आ रही है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उसका प्लग निकाल के रखिए और चाइल्ड फ्रेंडली इलेक्ट्रिक सॉकेट्स ही यूज़ करिए। तीसरा होता है केमिकल्स। केमिकल्स जो भी हमारे घर में क्लीनिंग एजेंट यूज़ होते हैं उनको बच्चे की वजह से बहुत दूर रखना है, और जब भी यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि बच्चा उसके आसपास ना हो। हम ये ध्यान रखें कि हमारा घर जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली रहे और हम एज ए टीम काम करें, जिससे हम बच्चे को इस पेनफुल कंडीशन से बचा सकें। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप हमको नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।